अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जो आपका हुक्म मलिक साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला। 3 मिनट के बाद बद्री मेरे सामने खड़ा था। हवलदार इसे मेरे कमरे में पहुंचाकर मेरी आंख के इशारे पर वापस चला गया था। बद्री इन लम्हात में हैरत, परेशानी और उलझन का मुरक्कब दिखाई देता था। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, बैठ जाओ थानेदार साहब। वो रोहासी आवाज़ में बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने परवेज़ की बीवी रानो के साथ किसी किस्म की कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की। आप मुझ पर खामखा ही शक कर रहे हैं। मैं कोई भी काम खामखा नहीं करता बद्री। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर ठोस अंदाज में कहा, बैठकर बात करोगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। आपके लोगों ने मुझे सुबह ही से थाने में बंद कर रखा है। वो मेरी मेज़ के सामने बिछी एक चौबी कुर्सी पर बैठते हुए शिकायती लहजे में बोला, कोई कुछ बताता ही नहीं। मैंने आपके हवलदार की कई बार मन्नत की है, मगर वो कहता है कि थानेदार साहब ही मुझसे बात करेंगे। मैं आ गया हूँ ना तुमसे बात करने। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, अब शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाऊँ थानेदार साहब? वो बरहमी से बोला, मैं सुबह घर से निकला हुआ हूँ और रात हो चुकी है। रहीमा मेरे लिए फ़िक्रमंद हो रही होगी। क्या वाकई? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर तंज़िया अंदाज में कहा। वो गड़बड़ा गया। जी क्या? वो लुकनज़दा लहजे में बोला, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम्हारी बीवी वाकई तुम्हारे लिए परेशान हो सकती है? जी जाहिर है, वो संभले हुए लहजे में बोला। मैं जब भी सौदा लेने शहर जाता हूँ तो दोपहर तक वापस आ जाता हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं घर नहीं पहुँचा। बात के अख्तिताम पर वो उलझन का शिकार दिखाई देने लगा, क्योंकि मैं मुसलसल तेज़ नज़रों से उसे घूर रहा था। उसकी हालत पर मुझे तरस तो आया, लेकिन वो काम निपटाना ज़रूरी था जिसके लिए मैंने बद्री को अपनी तहवील में लिया था। रहीमा के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं बद्री, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मलिक अफजल ने उसका बड़ा ठीक ठाक ख्याल रखा हुआ है। वो तुमसे ज़्यादा उसके साथ खुश रहती है। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं जनाब? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। वो मेरी बीवी है, इसकी खुशी मेरे साथ है। रहीमा कानूनन और शरन तुम्हारी बीवी ज़रूर है, लेकिन मलिक अफजल के साथ उसके जो मामला चल रहे हैं तुम इनसे बेखबर नहीं हो। वो तुम्हारी नहीं, मलिक अफजल की वफादार है। तुम क्या समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें रानो को छेड़ने के लिए यहाँ पर बुलाया है और हवालात में डाल रखा है? वो फटी हुई आंखों से मुझे देखते हुए पूछने लगा, तो फिर किस लिए? रानो वाली कहानी तो मैंने तुम्हारी ज़बान खुलवाने के लिए घड़ी थी। मैंने कहा, मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि तुमने एसपी ऑफिस जाकर मलिक अफजल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी या नहीं। ओह, तो ये बात है। वो हिरासा नज़र से मुझे तकते हुए बोला, फिर अपना सवाल दोहराया, अगर रानो वाली कहानी फर्जी थी तो फिर मुझे किस चक्कर में बंद कर रखा है? तुम्हारी जान की हिफाजत की खातिर, मैंने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में कहा। अगर आज की तारीख में तुम ताजपुर की फ़िज़ा में आज़ाद घूम रहे होते हो तो मलिक अफजल तुम्हें मौत के घाट उतार चुका होता। उसने बेयकीनी और हसरत के मिले जुले तासुरात के साथ मुझे देखा और अजीब से लहजे में सवाल किया, वो क्यों थानेदार साहब? मैंने मलिक साहब का क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी बीवी ने मलिक अफजल को बता दिया है कि एसपी ऑफिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले तुम हो। मैंने जवाब दिया। वो सुबह से गोया गर्म तवे पर बैठा हुआ है और ताजपुर में तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रहा है। रहीमा को ऐसी घटिया हरकत करनी नहीं चाहिए थी। वो जहर के घूंट पीते हुए ज़ख्मी लहजे में बोला। वो औरत तुम्हारे भरोसे का खून करके इससे भी ज़्यादा घटिया हरकतें करती फिर रही है, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। बद्री, मैं बारहा मलिक अफजल और रहीमा के गैर अखलाकी ताल्लुकात का जिक्र करके तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वक्त आ गया है कि मलिक अफजल को इबरतनाक सबक सिखाया जाए और इस नेक काम के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। मैं मलिक अफजल के ख़िलाफ़ भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ थानेदार साहब? वो मिस्कीन से लहजे में बोला। मैं तो मलिक अफजल के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर इंसान हूँ। तुम कमज़ोर नहीं, मजबूर और बेबस हो, क्योंकि घर की भेदन लंका ढा रही है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा।
तुम चुपचाप अपनी अंदर की आग में जल रहे हो। अगर तुम अपनी इसी रविश पर कायम रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये आग तुम्हें जलाकर भस्म कर डालेगी। तो फिर मैं क्या करूं? वो गुलूगीर आवाज़ में बोला। जब कुत्ती चोर के साथ मिल जाए तो बंदा अपने घर की हिफाजत कैसे करे? घर की हिफाजत का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं मलिक अफजल को जेल की दीवारों के पीछे पहुँचा सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? वो इज़्तिरारी लहजे में पूछने लगा। एक सादा कागज़ पर तुम्हें अंगूठा लगाना होगा, मैंने कहा। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं इस सादा कागज़ पर तुम्हारी शिकायत दर्ज करूँगा और वो भी 1 माह पहले की तारीख में, मैंने वजाहत करते हुए कहा। इस कागज़ के मुताबिक तुम थाने आकर मलिक अफजल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओगे कि वो शख्स तुम्हारी बीवी पर बुरी निगाह रखता है और इसे गलत काम करने को कहता है। मलिक अफजल की तरफ से रहीमा की इज्जत को संगीन खतरात लाहक हैं। तुम पुलिस से दरख्वास्त करोगे कि तुम्हारी बीवी को इस दरिंदे और दयूस के शर से महफूज रखा जाए। वो शैतान मौका मिलते ही रहीमा को बर्बाद कर सकता है। तुम एक फरियादी बनकर थाने आए हो और कानून की फौरी मदद के तलबगार हो। ये सारी बातें हैं तो बिल्कुल सच्ची थानेदार साहब, वो पुरसोच अंदाज में बोला। लेकिन अगर ऐन वक्त पर रहीमा ने इस मामले से नावाकिफियत जाहिर कर दी तो ये मंसूबा फेल हो जाएगा और मलिक अफजल साफ बच निकलेगा। मैं रहीमा को मुकन्ने नहीं दूंगा और ना ही मलिक अफजल को बचने का मौका फराहम करूंगा, मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा। मैं आज रात इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा। वो कैसे? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। तुम सुबह से गायब हो, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। रहीमा ने तुम्हारी वापसी के इंतजार से मायूस होने के बाद मलिक अफजल को तुम्हारे ग़याब के बारे में बताया होगा, लिहाजा वो इसकी तन्हाई दूर करने के लिए या तो तुम्हारे घर आएगा या रहीमा को अपनी हवेली में बुलाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी थानेदार साहब, वो मजरूह आवाज़ में बोला। लेकिन इस तरह तो ताजपुर में मेरी बड़ी रुसवाई होगी। तो क्या इस वक्त रहीमा ने अपनी हरकतों से पिंड में तुम्हारी नेकनामी के झंडे गाड़ रखे हैं? मैंने तंजिया अंदाज में कहा। कोई तुम्हारे मुंह पर आकर कुछ नहीं बोलता तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने इस मामले की तरफ से आंख बंद कर रखी है। मुझे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं है थानेदार साहब, वो गमनाक आवाज़ में बोला। मैं रहीमा को यूं सरेआम रुसवा होते नहीं देख सकता। वो जैसी भी है मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बदनसीबी कि रहीमा का प्यार मुझे हासिल नहीं। इन लम्हात में बदरी मुझे एक उजड़ा हुआ दयार, एक हारा हुआ ज्वारी और एक लुटा हुआ मुसाफिर दिखाई दे रहा था। मुझे उसकी हालत पर हद दर्जा तरस भी आया और अफसोस भी हुआ। बाज़ औक़ात इंसान की मोहब्बत इतनी शफ़ाक़ और बेरहम हो जाती है कि तमाम तर खुलूस के बावजूद भी बदनामियाँ और रुसवाइयाँ ही हिस्से में आती हैं। तो फिर क्या करें? मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा। मलिक अफजल जेल की हवा खाने का इससे अच्छा और कोई मौका हाथ नहीं आएगा। आप मलिक अफजल को बदकारी के इल्ज़ाम ही में गिरफ्तार करना चाहते हैं ना? बदरी ने अजीब से लहजे में सवाल किया। मैं तो इस लईन को कई एक मामलात में घसीट कर हवालात में सड़ाने का ख्वाहिशमंद हूँ, मैंने ठोस अंदाज में कहा। इसकी अय्याशी और बदकारी इनमें से एक है। अगर आप रहीमा को मलिक अफजल के मामले से अलग रखने का वादा करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप इसे रंगे हाथों किस तरह पकड़ सकते हैं, वो राजदाराना अंदाज में बोला, और वो भी ठोस सबूत के साथ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं इस वक्त तक तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता जब तक मुझे मालूम न हो जाए कि तुम मुझे क्या बताने वाले हो। मैं आपको मलिक अफजल के खिलाफ इंतहाई अहम मालूमात दे देता हूँ, वो मुतदिल अंदाज में बोला। उसके आगे आपका काम है। क्या इन मालूमात का ताल्लुक दरख्तों की कटाई और सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे से है? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं इस कमीने की बदकारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा होकर बैठ गया और कहा, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। आइंदा 15 मिनट में बदरी ने मुझे जो मालूमात फराहम की वो दिमाग की चूल्हे हिला देने वाली थीं। वो सीधा साधा देहाती अपने सीने में एक ऐसा सनसनीखेज मामला दबाए बैठा था जो बड़े काम का था। मैंने बदरी के हस्बे मंशा इससे वादा कर लिया और कहा, मैं अपने बंदे को भेजकर रहीमा को किसी बहाने यहाँ बुलवा लेता हूँ। आज की रात तुम लोग थाने में गुजारो, कल सुबह तुम 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाना। इस अरसे में मैं मलिक अफजल को कुचलने में कामयाब हो जाऊंगा।
दूसरी सूरत यह है कि लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं एक कांस्टेबल को तुम्हारे साथ घर रवाना कर देता हूँ। तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओ। रास्ते में कोई ऐसी कहानी ज़रूर सोच लेना जिसे सुनकर रहीमा को यकीन आ जाए कि आज का सारा दिन तुम शहर में कौन कौन से जोखिम उठाते रहे हो। मेरे अमले का जो सिपाही तुम्हारे साथ रहेगा और जाएगा वो महज तुम्हारी हिफाजत के लिए है। घर के अंदरूनी मामलात तुमने खुद ही संभालना होंगे। बद्री ने दूसरी सूरत पर साथ किया। मैंने एक कांस्टेबल अल्लाह रखा को ज़रूरी हिदायत देने के बाद बद्री के साथ रवाना कर दिया और ख़ुद अपने क्वार्टर में आ गया। 27 मई बरोज़ जुम्मतुल मुबारक दोपहर से थोड़ी देर पहले रेवेन्यू ऑफिसर की भेजी हुई टीम थाने पहुंच गई। वो लोग सरकारी जीप में अपनी तमाम तर तकनीकी साजो सामान के साथ आए थे। इन 5 अफराद में 3 रेवेन्यू डिपार्टमेंट और 2 सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पटवारी, कानून गुरो ओवर और एक फोटोग्राफर था, जबकि सर्वे ऑफ पाकिस्तान से एक ड्राफ्ट्समैन और एक सर्वेयर था। ये 2 अहम महकमों का जॉइंट वेंचर था जो डीआईजी साहब की खुसूसी हिदायत पर तरतीब दिया गया था। यानी पुलिस डिपार्टमेंट भी एक मेज़बान की सूरत इनके साथ शाना बशाना खड़ा था। मैंने कांस्टेबल अबरार को अपने साथ लिया और मेहमान टीम के हमरा मलिक अफजल की ज़राई अराज़ी की जानिब रवाना हो गया। गुज़िश्ता रात बद्री ने मलिक अफजल की बदआमालियों के हवाले से मुझे जो सनसनीखेज़ मालूमात फराहम की थी, इनकी रोशनी में मैंने अपनी आज की सरगर्मियों में थोड़ा रद्द-बदल कर लिया था। ये वक्त और हालात का तकाजा था। मलिक अफजल को ठीक ठाक फिट करने के लिए मुझे एक दिन मज़ीद इंतज़ार करना था। ताहम जो महकमा जाती टीम शहर से आई थी, इनके काम को आज की तारीख में निपटाना लाजमी था। जल्दी हम सब जाय वकुआ पर पहुंच गए। मलिक अफजल को भी हमारी आमद की खबर हो गई थी। वो भी अपने बंदों के हमरा पहुंच गया। उसने शहर से आने वाले दोनों महकमों के अफराद से दुआ सलाम की, लेकिन मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराई। मुझे मलिक अफजल की तवज्जो की ज़रूरत थी और ना ही इसकी परवाह। वहीं पर मुझे कांस्टेबल अल्लाह रखा भी नज़र आ गया। अल्लाह रखा को मैंने पिछली रात बद्री और रहीमा की हिफाजत के लिए भेजा था। मैं अल्लाह रखा को एक तरफ ले गया और पूछा कि इन मियाँ बीवी का क्या हाल है। दोनों खैरियत से हैं मलिक साहब, उसने बताया। मुझे पता चला कि आप यहाँ आए हैं तो आपको देखने के लिए इधर आ गया। जब रात को तुम लोग ताजपुर पहुँचे तो क्या बद्री की बीवी घर के अंदर मौजूद थी? मैंने कांस्टेबल की बात को सुनी अनसुनी करते हुए कहा। जी मलिक साहब, उसने उस बात में जवाब दिया। मैंने बद्री को थाने से रवाना करते वक्त अच्छी तरह समझा दिया था कि रहीमा से किसी किस्म की पूछताछ या बात-पुछ नहीं करना। इसी अमर की तस्दीक के लिए मैंने अल्लाह रखा से सवाल किया, मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। सब अमनो अमान रहा है। ठीक है, तुम थाने जाओ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। यहाँ के मामलात निपटाने के बाद मैं भी आता हूँ। दोनों महकमों के तजर्बेकार अफराद ने वकुआ पर पहुँचते ही अपना काम शुरू कर दिया था। पटवारी अपना रजिस्टर और दीगर अहम फाइलें वगैरह साथ लाया था। पटवारी की निशानदही और गुरु ओवर कानून गो के ताबन से सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन ने मलिक अफजल की असली ज़राई अराज़ी को वाज़ेह कर दिया। खेत मजदूरों की मदद से सरकारी ज़मीन और मलिक अफजल की अराज़ी के दरमियान लगभग 1 फीट ऊंची मट्टी की हदबंदी बनाई जाने लगी। इस मौके पर मलिक अफजल की बेकरारी देखने के लायक थी। ताहम उसने कार्य सरकार में किसी किस्म की मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप ये गैर मुतवक्का तमाशा देखता रहा। इस दौरान में मलिक अफजल 1-2 बार पटवारी को हिजुम से निकाल कर थोड़े फासले पर भी लेकर गया था। मैंने अपने शिकार पर खुसूसी निगाह रखी हुई थी। मैंने देखा कि मलिक अफजल पटवारी को कुछ समझाने की सही कर रहा था। यकीनन वो पटवारी से ये कार्रवाई रुकवाने के लिए कह रहा होगा, लेकिन पटवारी की नफ़ी में हरकत करती हुई मुंडी मुझ पर वाज़ेह कर रही थी कि वो उल्टा मलिक अफजल को समझाने की कोशिश कर रहा था। मलिक साहब, मेरे अंदाजे के मुताबिक पटवारी कह रहा था, अगर ये मामला मेरे हाथ में होता तो मैं खुशदिली से आपकी बात मान लेता, लेकिन इस कार्रवाई के लिए बहुत ऊपर से ऑर्डर आया है। मैं मजबूर हूँ। आप भी तहम्मुल और समझदारी से काम लें। बाद में हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये मेरा कयास था जो 100% गलत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। अगर ये सब नहीं तो पटवारी ने इससे मिलती जुलती बातें ही मलिक अफजल के भेजे में डाली होंगी। पटवारी की नसीहत के बाद वो काफ़ी शांत हो गया था। असर की अजान तक सारा काम निमट गया था।
कानून गो के हुक्म पर सरकारी फोटोग्राफर ने कई एक तस्वीरें भी बनाई जिनमें सरकारी और मलिक अफजल की अराजी को एक दूसरे से अलग वाज़ेह किया गया था। ये देखकर दोनों महकमे के लोगों की हैरत की इंतहा न रही कि इस बदतीनत मलिक अफजल ने गैर कानूनी तौर पर कई एकड़ सरकारी ज़मीन निगल रखी थी। इस मौके पर सबकी मौजूदगी में मैंने मलिक अफजल से कहा, मलिक साहब, मैंने इसे कदरे एहतराम से मुखातिब किया। सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई है। इस कार्रवाई की रिपोर्ट कम से कम 3 जगह बातस्वीर रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाएगी। नंबर 1 DIG ऑफिस, नंबर 2 रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नंबर 3 मेरा थाना। लिहाजा आपकी जानिब से 1 इंच की हेर फेर को भी संगीन जुर्म तस्वुर किया जाएगा। और हाँ, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर सुलगाने वाले अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हो गया, अभी दरख्तों की लकड़ी की फ़रोख्त का हिसाब बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप 1 हफ्ते में इस रकम की वापसी का इंतज़ाम कर लेंगे। मैं जल्द से जल्द SP इलाके की नज़र में सुरखरू होना चाहता हूँ। ये मेरी नौकरी का सवाल है। आखिरी 2 जुमले मैंने बराह रास्त मलिक अफजल की आंखों में देखते हुए मायनेखेज़ अंदाज में अदा किए थे। वो मेरे अल्फाज की जहरीली चुभन से दिल मिला उठा और तड़प कर रह गया। ताहम अपनी अंदरूनी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए रुखाई से बोला, हाँ हाँ ठीक है, एक बात और। मैंने उसकी अज़ियत में इजाफा करने की गर्ज से कहा, ये तो आपने करना ही है, वरना मुझे नाचार आपके खिलाफ दोबारा चार्जशीट तैयार करना पड़ेगी। आज वाली कार्रवाई से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितना फ़र्ज़शनास और ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ। आपने मेरे ज़ुम्मे जो काम लगाया था वो मैंने कर दिखाया। आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा आपके कौन से बड़े बोल की तरफ है। उसके चेहरे पर ज़लज़ले के आसार पैदा हुए और आंखों से नफ़रत की चिंगारियां सी छूटने लगीं। मैंने उसे ढके छुपे अल्फाज में बावर करा दिया था कि वो अपने बाप की औलाद नहीं है। अगर उसका बस चलता तो मुझे कच्चा चवाल डालता, लेकिन इतने अफराद की मौजूदगी में वो कोई ऐसी हरकत करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था जो उसकी मुश्किलात में इजाफे का बायस बने। मैंने मलिक अफजल को रूह आज़ार कैफियत में मुब्तला छोड़ा और सरकारी टीम के साथ थाने आ गया। जब वो लोग रुखसत होने लगे तो मैंने कहा, मैं ज़फ़र को 1 दिन के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो। मुख्तसरन इस फोटोग्राफ़र का नाम जो था ज़फ़र था, जो सरकारी टीम के हमरा यहाँ आया था। मेरी भी इस फरमाइशनुमा दरख्वास्त पर कानून गो ने हैरत भरे लहजे में पूछा, मलिक साहब, आपका मतलब है कि सरकारी मेहमान? नहीं जनाब, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, खालिसतन मेरा मेहमान। मैं इसकी क़यामत आम का शानदार बंदोबस्त करूँगा इंशाअल्लाह। इसे मेरे पास कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इस मेहमान नवाजी का कोई ख़ास सबब? सर्वेयर ने गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा। फ़ोटोग्राफ़ी, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, कल इस इलाके में एक ख़ास तकरीब होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इसकी अक्सबंदी ज़फ़र के हाथों हो। ठीक है, कानून गो ने नीम रजामंदी से कहा, इसका फ़ैसला हम ज़फ़र पर ही छोड़ते हैं। कल हफ्ते का दिन है, ज़फ़र ने ठहरे हुए लहजे में कहा, यानी हाफ डे। इसके बाद इतवार की छुट्टी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ रुकने में कोई कबाहत नहीं। इसी बहाने मैं देहाती ज़िंदगी को बहुत करीब से देख लूँगा। तो भाई हो गया फ़ैसला, कानून गो ने ठोस अंदाज में कहा। ज़फ़र अपनी मर्ज़ी से यहाँ रुकने को तैयार है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं। मैंने वापस जाने वालों का शुक्रिया अदा किया और इन्हें रुखसत करने के बाद ज़फ़र को कल वाले प्रोग्राम के बारे में बताने लगा। बदरी ने मलिक अफजल की अय्याशियों के हवाले से मुझे जो सनसनीखेज़ मालूमात फराहम की थी, उन्होंने मेरे जहन में खलबली सी मचा रखी थी। मैंने अपने तौर पर मलिक अफजल को छापने का एक मंसूबा बना लिया था, लेकिन जब मैंने ज़फ़र की पेशावराना महारत के साथ फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए देखा तो मैंने इससे पूछा था, ज़फ़र, इस वक्त तो दिन है, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई जो तुम्हारे काम में मुआविन साबित हो रही है। क्या तुम रात के अंधेरे में या नीम तारीकी में भी इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हो? क्यों नहीं मलिक साहब, उसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया था। मेरे बैग में फ़्लैश लाइट और इसकी बैटरी भी मौजूद है। इस वक्त इन चीज़ों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं। बस इसी लम्हे मैंने ज़फ़र को भी अपने मंसूबे का हिस्सा बनाने का फ़ैसला कर लिया और इस वक्त वो नाइट फ़ोटोग्राफ़ी के तमाम तर लिवाज़ात के साथ मेरी टीम में शामिल था।
मेरे अलावा कांस्टेबल अल्लाह रखा और कांस्टेबल रब नवाज भी इस खुफिया कार्रवाई का हिस्सा थे। हवलदार बशीर अली और कांस्टेबल अबरार को मैंने थाने में छोड़ दिया था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और हम सब ने मलिक अफजल के डेरे को अपने घेरे में ले रखा था। बदरी ने मुझे बताया था कि हर माह के आखिरी हफ्ते मलिक अफजल अपने करीबी दोस्तों की डेरे पर दावत करता है, जो रात के इब्तिदाई हिस्से से शुरू होकर अगली सुबह तक चलती है। इस दावत में शराब, कबाब और शबाब के तवस्सुत से हर किस्म की अय्याशी की जाती है। मलिक अफजल के दोस्तों में बहुत ताकतवर लोग हैं, कोई इनके खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। आज 28 मई बरोज़ हफ्ते की रात थी, जो कि माह मई का आखिरी हफ्ता था। इस रात ताजपुर की तारीख बदलने वाली थी। जिन बाख्तियार लोगों पर हाथ डालने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था, आज मैंने इन्हें बुरी तरह जलीलो ख्वार करना था। मलिक अफजल का डेरा हवेली से थोड़े फासले पर खेतों के दरमियान बना हुआ था, जहां इस वक्त वो अपने हमकुमाश दोस्तों के साथ मादर पिदर आज़ाद खरमस्तियों में मसरूफ़ था। मैंने जफ़र और दोनों कांस्टेबल्स को इनका काम अच्छी तरह समझा दिया था। डेरे के दाखिली गेट पर मलिक अफजल के 2 नमकख्वार मौजूद थे। मैंने इन्हें कोई एफिशिएंसी दिखाने का मौका ही नहीं दिया। मुझे देखते ही इनमें से एक ने डेरे के अंदरूनी हिस्से की जानिब दौड़ लगा दी थी। अगलब इम्कान इसी बात का था कि वो मलिक अफजल को पुलिस की आमद से आगाह करने का इरादा रखता था। मैंने बिजली किसी सूरत से हरकत में आकर इसके इरादों को खाक में मिला दिया। दूसरे मुलाजिम को कांस्टेबल रब नवाज ने काबू कर लिया था। हमने इन दोनों के हाथों में आहनी जेवर पहना दिया। इस दौरान में जफ़र ने हमारी कारकर्दगी को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। अंदर कितने आदमी हैं? मैंने इन दोनों ज़ेरे हिरासत बंदों की जानिब देखते हुए करख्त लहजे में सवाल किया। 4। इनमें से एक ने जवाब दिया। एक अपने मलिक साहब हैं और 3 इनके दोस्त। और औरतें? मैंने इस्तफसार किया। वो 2 हैं, उसने बताया। मैंने पूछा, क्या दोनों औरतें मकामी हैं? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। शहर वाले मेहमान इन औरतों को अपने साथ लेकर आए हैं। अगर तुम्हारी एक भी बात गलत निकली तो मैं इधर ही तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए धमकी आमेज़ अंदाज में कहा। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं जनाब, दूसरा लजाजत भरे लहजे में बोला। अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा तो खुद अंदर जाकर देख लें। वो तो मैं देख ही लूँगा, मैंने फुनकार से मुशाबा आवाज़ में कहा। इस नेक काम के लिए मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। मैंने इन दोनों ज़ेरे हिरासत मलिक अफजल के बंदों को कांस्टेबल अल्लाह रखा के सुपुर्द किया और जफ़र और कांस्टेबल रब नवाज की मय्यत में डेरे के अंदर दाखिल हो गया। जफ़र, मुझे जो भी करना होगा वो मैं रब नवाज के ताउन से करता जाऊंगा, मैंने फोटोग्राफर से कहा। तुमने अपने काम से एक लम्हे की गफलत नहीं बरतना। वो कमबख्त डेरे के पिछले हिस्से में बने हुए कमरों में हैं। समझ गया मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। आप बेफिक्र हो जाएं। डेरे के अकबी हिस्से में 4 दीवारी के अंदर एक कतार से 3 कमरे बने हुए थे, जिनमें से 2 कमरों के अंदर धीमी रोशनी नजर आ रही थी। वो बदकिरदार लोग 3-3 अफराद की टोली की सूरत इन्हीं 2 कमरों में गैर निसाबी सबक याद कर रहे थे। हमने आनन फानन में इन पर धावा बोल दिया। वो लोग ऐसी किसी हंगामी मुदाखलत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और वो भी पुलिस कार्रवाई का। जब तक वो 6 के 6 सूरत हाल की संगीनी को समझ पाते, जफ़र ने इनकी कई एक शर्मनाक तस्वीर बना डाली थी। इसके साथ ही वो यकायक अंधेरे का हिस्सा बनकर इंसानी आँख की पहुँच से बहुत दूर निकल गया था। गैर अखलाकी सरगर्मियों में मशगूल इन 6 मर्दोसन में मलिक अफजल के अलावा एक और शनासा चेहरे को देखकर मैं चौंक उठा। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, अरे सर, आप यहाँ? सफदर हयात, ये क्या तमाशा है? वो शख्स बरहमी से बोला। तुम हमारी तस्वीर क्यों बना रहे हो? लाओ कैमरा मुझे दे दो। सर, कौन सा कैमरा? मैंने अपने दोनों खाली हाथ उसके सामने लहराते हुए मसनूई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं भला आपकी तस्वीर क्यों बनाऊंगा? मैं तो अपने सिपाही के साथ इधर से गुजर रहा था कि मैंने खुद अपनी आंखों से फ्लैश लाइट चमकते देखी है। वो शख्स ज़्यादा नज़र से मुझे घूरते हुए बोला। सर, लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अगर मैं आपका फ़ोटो खींच रहा होता तो मेरे पास कैमरा होना चाहिए था ना? वो अपनी पेशानी को मसलते हुए बोला। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। थानेदार झूठ बोल रहा है जनाब, मलिक अफजल ने एहतिजाजी लहजे में कहा। जिस लाइट का आप जिक्र कर रहे हैं वो मैंने भी देखी है। अफजल, मैं बात कर रहा हूँ ना? सर ने मलिक अफजल को झाड़ा। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान में दोनों औरतें अफरा तफरी में भाग चुकी थीं। सफदर हयात,
क्या इस खेल को इधर ही ख़त्म नहीं किया जा सकता? या फिर अगर तुमको कोई कानूनी कार्रवाई डालनी ही है तो इसमें से मेरा जिक्र निकाल दो। मलिक अफजल के साथ तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। चाहोगे तो मैं तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आऊँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इसके बदले में तुम्हारा प्रमोशन पक्का? बोलो, सौदा मंजूर है? मैंने जिस मकसद को हासिल करने के लिए इस डेरे पर छापा मारा था वो खातिर ख्वाह पूरा हो चुका था। इन लोगों के खिलाफ ठोस सबूत मेरे पास आ चुके थे, लिहाजा मैंने अपने सीनियर को चक्कर देने की गर्ज से कहा, सर प्रमोशन वाली बात पक्की है ना? एकदम लोहा लाट वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, मैं 1 माह के अंदर अंदर तुम्हें इंस्पेक्टर से डीएसपी बनवा दूंगा। तुम संडे को मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलो, फिर मैं तुम्हें तफसीलात से आगाह करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। आपने तो मेरी बरसों की ख्वाहिश को पूरा करने का वादा कर लिया है। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, वो तहकमाना लहजे में बोला, और तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा है इसे अपने जहन से निकाल देना। ओके सर, मैंने मुस्तैद और फर्माबरदार अंदाज में कहा। संडे को आपके ऑफिस में मुलाकात होगी। ये दुरुस्त है कि डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाना मेरा एक ख्वाब था, लेकिन किसी बदकिरदार और मुत्तशी ऑफिसर के कंधे पर सवार होकर मैं अपने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना मुझे किसी भी सूरत में गवारा नहीं था। मैं पीर की सुबह शहर गया ज़रूर, मगर एसपी ऑफिस नहीं, बल्कि सीधा डीआईजी से मुलाकात करने इनके ऑफिस, और वो भी तमाम तस्वीरी सबूतों के साथ। मेरी इस जामे रिपोर्ट के नतीजे में क्या हुआ होगा वो आप बखूबी समझ गए होंगे। जो एसपी अपने दोस्त मलिक अफजल के गैर कानूनी धंधे में उसका हिस्सेदार था और इस मजमूम काम को जारी रखने के लिए वो मुझे रास्ते से हटाने का ख्वाह था, वो मेरी हिकमत अमली के बायस अपने ही खोदे हुए गड्ढे में जा गिरा था। मलिक अफजल और इसके सरपरस्त पुलिस ऑफिसर जिस दर्जे का फितनाजू इंसान थे वो सब आप पर आशिकारा हो चुका है। इनका जिक्र इशार करने के बजाय मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कारकर्दगी पर मुझे डीएसपी बना दिया गया था।